स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। काफ़ी नई अपडेट्स आती हमें नज़र आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए IRFC ने ओडिशा रेल परियोजना के लिए 2539 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त सौदे पर साइन किए। शेयरों में यहाँ पर स्थिरता देखने के लिए मिली। IRFC के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ऋण समझौता, एक ऋण समझौता हुआ है जहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं ASRAL प्रबंधक यानी कि निदेशक दिलीप कुमार सामंत्रे और IRFC के कार्यकारी निदेशक वित्त दीपा कोटनिस उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में ये जो है ASR का प्रवर्तक यानी कि RVNL उनका और जो ओडिशा सरकार और निजी साझेदार देखने के लिए मिली। समझे तो 113.4 किलोमीटर की जो लंबी ब्रॉड गेज रेल लाइन का संचालन करता है और यह लाइन खनिज समृद्ध क्षेत्रों को कोयला, इस्पात, बिजली, बंदरगाह सुविधाओं से भी जोड़। इसका मतलब एक प्रमुख माल ढुलाई गलियारे के रूप में कार्य करता है जिससे कोयला, अयस्क लोह, इस्पात और अन्य वस्तुओं का भी परिवहन बढ़ता है। मौजूदा मार्गों पर जो भीड़ भाड़ कम होती है और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट हमारे सामने आया है जहां पर 2539 करोड़ रुपए का एक बड़ा योजना का प्रदान जो होता SRAL को यहाँ पर नजर आ रहा है। धन मुक्त करना और फिर परिचालन बढ़ाने की मदद करनी, और इस कदम के समय के साथ इस परियोजना के अधिक व्यवहारिक होने की उम्मीद भी है और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और भारत की रेल माल ढुलाई क्षमता में भी इसकी भूमिका और मजबूत होगी। काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट अमाउंट का हमें बताया जा रहा है। इसी के साथ अगर 18 हाउस ऑफ देश पे जो एंजल वन की इक्विटी टेक्निकल डेरिवेटिव एनालिसिस राजेश भोंसले हैं, उनका क्या कहना है समझे। महत्वपूर्ण स्पोर्ट के आसपास कारोबार कर रहे हैं और 121 और 122 रुपए पर एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट है। IRFC के शेयर 138 रुपए पर कड़ा, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कि अपनी 200 अपनी मूविंग एवरेजेस के साथ मेल भी खाता। अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार कर लेता है और उसे बनाए रखते हैं, रेलवे स्टॉक 150 रुपए के अगले लक्ष्य की ओर बढ़ सकते। तो इनके द्वारा सलाह क्या है कि 122 पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहला टारगेट 138, दूसरा टारगेट 150 रुपए रख सकते। मेरा मानना यह है कि हो सकता है IRFC एक बार नीचे की तरफ 117 या नीचे के जो कुछ लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छा सपोर्ट जोन ले सकता है और उसके बाद हो सकता है कुछ रिकवरी देखने के मिले। अब देखिए, मेरा ये निजी विचार है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो इन्होंने सलाह दी है वो भी सही हो सकती है। सो दोनों ही चीजें अलग हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो फिलहाल मार्केट है। मार्केट के सेंटीमेंट क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहे। इसके अलावा समझे तो टेक्निकल वाइज IRFC में क्या 34.5 पर RSI है। अगर 30 से नीचे जाती है तो उसका मतलब RSI इंडिकेट करती है कि बिकवाली ज्यादा हो चुकी है, अब खरीदारी आनी। अगर हम ट्रेंड लाइन मूवमेंट स्कोर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये भी हमें बुलिश होता नजर नहीं आ रहा है। अब बीरिश भी नहीं है लेकिन बीरिश के पास काफी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव है। MACD सिग्नल ऑल्सो यहाँ पर रेड है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का भी बड़ा डाटा अपडेट होता IRFC में नजर आ रहा है। जहां पर जुलाई मंथ की बात कर लें तो 22,36,000 स्टॉक्स का चेंज आया है। 61 म्यूचुअल फंड बाय करते नजर आए, 16 म्यूचुअल फंड बेचते नजर आए। अगर हम नंबर वाइज समझें तो नो डाउट म्यूचुअल फंड ज्यादा हैं खरीदने वाले, लेकिन अब हम क्वांटिटी वाइज समझें तो ये जो क्वांटिटी 22,36,000 की देखने के लिए मिली, ये हमें बिकवाली आती नजर आई। जबकि जून और मई इन 3 महीनों में लगातार बाइंग आई थी IRFC में और 29,33,000 स्टॉक्स तो जून में ही खरीदे गए थे। और पिछले 3 महीनों की बात करें जुलाई को छोड़ करके तो करीब समझे तो 5 और 30 यानी कि 35 लाख क्वांटिटी को बाय किया गया है और अब यहाँ पर 22.5 लाख के करीब बिकवाली आई है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली क्योंकि जुलाई में काफी स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागते नजर आए थे। नो डाउट हाईएस्ट बायर की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ने 1,52,000 स्टॉक्स खरीदे और HDFC बैलेंस एडवांस फंड द्वारा 21 लाख स्टॉक्स की बिकवाली यहाँ पर देखने के लिए मिली। इसके अलावा टॉप बायर्स कौन से रहे निप्पॉन इंडिया पर तो हमने बात करी थी। वैसे देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया के पास 48 लाख स्टॉक्स पहले से हैं और 1.5 लाख स्टॉक और खरीदे गए हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास भी 58 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी और 87,000 स्टॉक्स इन्होंने भी बाय करे दिस मंथ यानी कि जुलाई मंथ का जो डाटा है।
यूटीआई निफ्टी के पास भी 41 लाख स्टॉक हैं, उन्होंने भी क्वांटिटी ऐड की है। एडवाइजर्स आर्बिट्रेज द्वारा भी 3,35,000 स्टॉक पहले थे 63,000 स्टॉक सफर खरीदे गए। दैट मीन कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ बाइंग करके बढ़ाया ही है। लेकिन अगर बिकवाली की बात करें, एक मेजर बिकवाली जो हुई वो मैंने बता ही दी। कोटक आर्बिट्रेज और HDFC आर्बिट्रेज की बात करें तो 7,60,000 और 29,000 स्टॉक्स की बिकवाली देखने को मिली। कोटक के पास 11.5 लाख स्टॉक करीब पहले थे, जहां पर अभी भी 3.5-4 लाख के स्टॉक क्वांटिटी उनके पास पड़ी हुई। इसके अलावा कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई, लेकिन बस एक म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा बेचा है, उनके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करी गई। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है, सेंटीमेंट हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फिर बुलिश है, क्योंकि नंबर वाइज तो जरूर खरीदारी हुई है लेकिन क्वांटिटी वाइज कम हुए हैं। और तो रेलवे पर बात कर लें तो देखिए, रेलवे पर तो कंटिन्यूसली अपडेट आ ही रही है। नई ट्रेन चलती नज़र आएंगी, 3 नई वंदे भारत भी लॉन्च होती नज़र आई। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बैक टू बैक रेलवे पर अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात भी कही जा रही है। और फिर 2014 के बाद कर्नाटक के लिए भी रेल बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया। अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर अपडेट दी। इसके अलावा वैसे भी मतलब भारत के लिए जो 2014 के बाद अगर बजट देखें तो बजट बढ़ता ही नज़र आया है रेलवे के लिए। और जितना ज़्यादा बजट गवर्नमेंट रेलवे के लिए निकालती रहेगी, उतने ही ज़्यादा रेलवे स्टॉक्स में ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे और एक अच्छा फ्लो बनेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट का बहुत मैटर करता है कि क्या है। 100 रुपये भी देखिए निवेश करना है तो 5-5 करके 20 बार में निवेश किया जा सकता है। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन किया जा सकता है, जिससे लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। देखिए फिलहाल बिजनेस फंडामेंटल में कोई सिनेरियो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट हमेशा साथ है कि गवर्नमेंट का पैसा अगर बजट निकाला जा रहा है तभी इनमें हमें कोई काफ़ी अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। मैम अकॉर्डिंग टू पी रेशो सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें तो पी रेशो के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं महंगे हैं। अगर समझे तो मीडियन में देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर समझे पावर फाइनेंस और रेक लिमिटेड से तो कहीं ना कहीं 10 से ऊपर पी जो है, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएशन जो है अभी भी महंगे हैं। अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग समझने की बात करें तो दैट मीन वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग अभी भी स्टॉक थोड़ा महंगा। लेकिन अगर इसके अगले पॉइंट को समझें तो वो पॉइंट है कंपनी के बैक टू बैक क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं बहुत बढ़िया आते नजर आ रहे हैं। दैट मीन कहीं ना कहीं कंपनी ने नवंबर 2024 में कहीं ना कहीं 6900 का प्रॉफिट बनाया था और जून में 6700 से 66 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में भी 623 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रही, प्रॉफिट सेल्स रही। और अब इस बार कंपनी की सेल्स में एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला। और अगर प्रॉफिट की बात करें के लिए तो 1740 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को फिलहाल इस क्वार्टर में बनता नजर आया है। और उसके अलावा भी कंटिन्यूसली कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है। और दुबे जी ने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मैंने आगे वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, उनको भी आप समझेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। मतलब अगर देखें, अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको एक बड़ा अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। हो सकता है अभी मार्केट में थोड़ा फॉल हो। अगर 20 रुपये भी निवेश करने हैं तो 10-10, 5-5 करके यहाँ पर 5-6 बार में जैसे निवेश करें। 100 रुपये भी निवेश करने हैं तो 20 बार में निवेश करें। थोड़ा थोड़ा जो है 2-2, 4-4 पॉइंट गिरने पर थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करते रहे। एक नीचे वाले लेवल पर स्टॉक आपके एक्युमुलेट भी होगा और लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप ये बात करें कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दुबे जी के कहीं स्टेटमेंट्स पर बात करें तो वो भी स्टेटमेंट्स दिखाती हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पर एक अच्छा कंपनी बिल्ड होती नजर आएगी। तो इन फ्यूचर यहाँ पर पॉइंट जो है कि कंपनी बिजनेस के लिए यहाँ पर बढ़िया है। सेकंड क्या चाहिए? सेकंड चाहिए गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे पर होता रहे, तो रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जो है सिनेरियो इन फ्यूचर एक बार फिर से देखने के लिए मिल। ईयर ऑन ईयर देख ले तो भी कंपनी की सेल्स में एक अच्छा जंप है और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। नो डाउट अगर आप यहाँ पर लास्ट जो है 2025 में कंपनी के अगर आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 2024 में इस दोनों में कोई सेल्स में बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में आपको एक जंप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो कहीं ना कहीं कंपनी का रिजर्व में भी रेगुलर हमें जंप होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जंप है ये कंपनी रिजर्व अगर अच्छा पड़ा हो किसी कंपनी के पास तो डिविडेंड बोनस जैसी चीजें देनी कंपनी के लिए आसान बात रहती है। वहीं अगर मेन पॉइंट को समझे तो अगर आप एफआई और डीआई की होल्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी होल्डिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। पब्लिक का काफी अच्छा स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर्स में कुछ
फॉल हमें होता है यहाँ पर नजर आया है। कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझे तो एक अच्छा FIDI का स्टेक बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक बना हुआ है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है। जल्द ही मेट्रो परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक का वित्त पोषण करेगी। भारतीय रेलवे के लिए समर्पित गैर NBFC कंपनी भारतीय रेलवे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC भारतीय रेलवे वित्त निगम या IRFC और मेट्रो प्रणाली के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने को वित्त पोषित पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे के मुख्य वित्त पोषण से विविधता लाना है। IRFC के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार दुबे ने ET इंफ्रा रेल शो में मुख्य भाषण में कहा है कि हम मेट्रो रेलवे परियोजना में से एक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कगार पर हैं, जहां हम पहली बार उनके रोलिंग स्टॉक को उसी तरह से वित्त पोषित करने जा रहे हैं जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए कर रहे हैं। IRFC ने पारंपरिक रूप से भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक परिसंपत्तियों की खरीद को वित्त पोषित किया है। तो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पर अपडेट दुबे जी द्वारा दी गई। और तो और दुबे ने बताया है कि देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट देखने के मिले, जो मैंने 7,000 करोड़ के करीब आपको पहले भी बताए भी हैं 2-4 दिन पहले वीडियोस में, जिसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रैपिड रेल सिस्टम भी शामिल है और सालाना 4 लाख से 5 लाख करोड़ की वित्त पोषण की आवश्यकता है, जिसमें IRFC वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, मिल सकता है। और यहां पर देखिए बड़े से बड़ा एक से एक समझौते करने के कगार पर है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं IRFC के पास, समझे तो क्या है। अगर एज पर चार्टर की बात करें तो कंपनी जो रेलवे से रिलेटेड जो चीजें हैं, चाहे रेलवे का कोई आगा है चाहे पीछा है ना, तो जो रेलवे से संबंध है आगे पीछे, तो वहां पर भी कंपनी अपना हाथ जो है, अपना फंड जो है दे सकती है। और फिर लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स के अदर MOR के अलावा भी यहाँ पर MOR के अलावा भी कंपनी रिलीज कर सकती है रोलिंग स्टॉक के लिए। और फिर फंडिंग का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रू JV स्टेट के जरिए डेवलप होता नजर आ सकता है। और फिर आने वाली जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड सेमी फ्रेट लाइन्स जो हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट IRFC के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी यहाँ पर IRFC के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात कर ली जाए जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं IRFC के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करती नज़र आ सकती हैं। और IRFC आपको पता है ऑलरेडी हस्ताक्षर हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, कोलैबोरेशन हुए हैं राइट्स के साथ, IFCCL के साथ, REMSCL, MMRDA के साथ। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज IRFC के पहले फिलहाल बनी हुई हैं और कुछ यहाँ पर हस्ताक्षर भी हो रखे हैं। यह रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी नए रेल खंड के लिए किया जा रहा है सर्वे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब सर्वे किया जा रहा है, पहले सर्वे होगा, जगह सिस्टम सारा डिसाइड होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा बजट भी निकाला जा सकता है, जो कि एकदम छोटी वाली बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन अगर एक पॉइंट उठा है कि यहाँ तक तो समझते हैं क्या। अब देखिए USBRL आपको पता है परियोजना जो थी कश्मीर वाली, वो पूरा होने के बाद अब इसे लेह लद्दाख तक आगे बढ़ाने की योजना है। चीन की सीमा के सटे होने के चलते लद्दाख तक ट्रेन सेवा का होना सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और चीन के सीमा विवाद के बीच यहां तक ट्रेन परिचालन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है। और बर्फ से लदे पहाड़, नदियां और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच भी लद्दाख तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने USBRL के बाद अब इस परियोजना को चुनौती के रूप में लिया है। तो ये एक काफी बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब श्रीनगर लद्दाख को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना है और उसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। और इसके पूरा होने से लद्दाख ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरा देश के साथ ट्रेन से जुड़ जाएगा, जो कि एक काफी बड़ी अपडेट है। लेकिन अभी तक फिलहाल एक सर्वे होता नजर आया है। सो इन फ्यूचर हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर देखने के लिए मिले। ये भी एक अपडेट हमारे लिए कमाल की रहेगी अगर ऐसा पॉसिबल होता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में रेलवे शेयरों में तेजी आई है, जिसका श्रेय बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नेटवर्क के विस्तार, यात्री सेवाओं में सुधार और हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को आता है।
एलआईसी ने चुपचाप 3 नए स्टॉक जोड़ दिए, उसे क्या पता है जो हमें नहीं। तो एलआईसी शायद ही कभी बाजार को चौंकाती है। भारत के सबसे बड़े और सबसे रूढ़िवादी संस्थागत निवेशकों में से एक रूप में यह पश्चिम नामों के साथ रहना पसंद करता है और सिर्फ बुनियादी बातों और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह के साथ परिपक्व व्यवसाय है। मार्च के शेयर होल्डिंग डेटा में एलआईसी ने चुपचाप अपने पोर्टफोलियो में 3 नई कंपनियां जोड़ी हैं। सभी पहली बार शामिल की गई हैं और कोई भी आकर्षक या नई सूचीबद्ध नहीं है, बस अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही स्थिर कंपनियां। बात कर लेते हैं आईआरएफसी की। तो भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा जो इसकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जिम्मेदार है और प्राथमिक कार्य भारतीय रेलवे की ओर से इंजन, यात्री कोच और वैगन खरीदने के लिए धन जुटाना और साथ ही रेलवे परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। तो 4-5 पॉइंट हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं जैसे आरबीएनएल और आईकॉन को ऋण देता है, लोन देता है और 31 मार्च 2025 तक आईआरएफसी के पास 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत संपत्ति यानी कि एयूएम थी, जिसमें से 99% रेल मंत्रालय से प्राप्तियां थी। 4.6 ट्रिलियन की प्रबंधन के तहत एयूएम की बात कही जा रही है, जिसमें से आरबीएनएल और इनकॉन को भी ऋण जो है दिया गया है। वहीं पर इतनी अधिक संधारण जोखिम भी पैदा करती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल मंत्रालय आईआरएफसी को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सूचित भी करता है, जिसे आईआरएफसी बाजार उधार के माध्यम से पूरा करता है। और इस प्रकार इस पोर्टफोलियो संकेंद्रण का अर्थ है कि आईआरएफसी का विकास पूरी तरह से इन बजटीय संस्थानों पर निर्भर है और यह जोखिम आईआरएफसी के स्थिर एयूएम में स्पष्ट है, यानी कि 2023 और 24 में 4.6 ट्रिलियन। क्योंकि देखिए सरकार ने कोई भी जो है नया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवंटित नहीं किया, सो इसके अनुरूप आईआरएफसी की जो कुल उधारी भी 4.1 ट्रिलियन यानी कि 31 मार्च 2025 तक 4.1 ट्रिलियन पर स्थिर रही है उधारी। वित्त वर्ष 25 के लिए वृद्धिशील स्वतंत्र केवल 73 बिलियन था, 73.8 बिलियन। लेकिन वहीं पर इसी अति निर्भरता को कम करने के लिए आईआरएफसी ने उन संस्थाओं को वित्त पोषित करके विविधीकरण की योजना बना रहा है और भारतीय रेलवे के साथ आगे या पीछे का संबंध है। यह वर्तमान में इसी विविधीकरण का समर्थन करने के लिए, मतलब कि उसको अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे दुबे जी ने काफी अच्छी स्टेटमेंट्स दी थी जो हमने आपके साथ शेयर करी थी, और स्थिर एयूएम के साथ आईआरएफसी की जो वित्तीय स्थिति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि वित्त वर्ष 25 में जो शुद्ध ब्याज आए हैं वो 2% बढ़कर 67.7 बिलियन हो गई है और जो शुद्ध ब्याज मार्जिन है उसमें भी 4 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 1.42 का सपोर्ट मिला। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आईआरएफसी अपनी रिटर्न कैसे कमाता है। और वहीं पर ये लागत है प्लस मॉडल का पालन करता है, मतलब कि जो अपनी उधारी लागत है, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर कुछ मतलब बोरिंग टाइप हो, लेकिन ये देखिए पॉइंट तो जो है वो तो बदलने नहीं वाले, लेकिन कुछ तो समझ आ रहा होगा इन पॉइंट्स में आप। देखिए जब लागत पल्स मॉडल का पालन करता है और अपनी उधारी लागत पर मार्कअप अर्जित भी करता है, मतलब कि रेल मंत्रालय के साथ एमओआर के साथ समझौते के तहत, जो रेल मंत्रालय के साथ एमओआर यानी कि समझौते के तहत रेलवे आईआरएफसी को अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है, जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन शामिल होता है। और अगर बात करें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध प्रॉफिट की, तो 1.4% बढ़कर 65 बिलियन हो गया, यानी कि 0.1% ही सुनिश्चित करते हैं और इसका लाभ मोटे तौर पर इसकी शुद्ध आय ब्याज के अनुरूप बना रहे। इसके अलावा समझे तो देखिए कंपनी की जो कुल संपत्ति पर रिटर्न है 25 में और 24 दोनों के लिए 1.3 अपरिवर्तित रहा है। तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 26 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और जिसका अर्थ है कि वित्त वर्ष 26 में वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है। तिमाही में एलआईसी की बात कर लें तो आईआरएफसी में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है एलआईसी ने, क्योंकि देखिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समझें तो आईआरएफसी फिलहाल 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टी पर कारोबार कर रहा है, जो 4 साल के औसत पर 1x से अधिक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी कि रेल मंत्रालय के साथ जो समझौता हुआ है उसमें अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाता है और जिसमें फंड की लागत और सहमत मार्जिन भी शामिल होता है। इसके अलावा देखिए 26 में कोई वृद्धि स्थिर रहने की संभावना बनती नजर आ रही, क्योंकि कोई भी लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं होता नजर आ रहा। बाकी दुबे जी ने जो स्टेटमेंट्स दी थी वो आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं, आगे भी मैंने शायद डिस्कस करी हुई हैं। इसके अलावा देखिए एयूएम पे हमने बात करी है कि कंपनी का इस समय उधारी बहुत है, जो कहीं ना कहीं जोखिम भी पैदा करती है। लेकिन ये अलग बात है कि फिलहाल मतलब जो समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि भारत आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रेलवे पर बना रहता है, तो जिस वजह से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट पैसा लगाती रहेगी रेलवे पर तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी बड़ा फायदा इन फ्यूचर मिलता नजर आ सकता है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझे तो कंपनी हर साल करीब 2 डिविडेंड देती नजर आ रही है। 2023 में 2 डिविडेंड मिले, 2024 में 2 डिविडेंड मिले और फिलहाल 25 अभी चल रहा है तो एक डिविडेंड देखने के लिए मिल चुका। एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे भी नवंबर दिसंबर या नवंबर के करीब या अक्टूबर के करीब एक डिविडेंड और आता नजर आ। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। और कंपनी है पतंजलि फूड्स, जो अपने शेयर धारकों को तोहफा देते हुए हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर फ्री में मिलते नजर आएंगे। लेकिन अभी तक इस कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है, तो रिकॉर्ड डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर जो एक्सचेंज में जानकारी दी है, बैठक में बोर्ड में गुरुवार को ही बैठक में 2.1 बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। तो फिर रिकॉर्ड डेट जब तय होगी तभी पता चलेगा क्या सिनेरियो है। लेकिन फिलहाल 2.1 का बोनस रेशो यहाँ और दूसरा HDFC बैंक का भी बोनस जो है जो बाकी देखिए, वीडियो हमने बना है एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई डिसीजन ले, किसी भी तरह का निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बड़ी बात, खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं।